हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम जैसे लगातार इसमें चैनल पर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं पर्यावरण की। अभी बाल विकास की कक्षाएं भी 1-2 दिन में शुरू होंगी। तो पर्यावरण की जो ये कक्षाएं हैं, ये समान रूप से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा GIC प्रवक्ता के लिए वैकेंसी आई है, तो उसमें भी ये जो है समान रूप से उपयोगी है। चूँकि प्रश्नों की प्रकृति है लगभग ऐसे, टीटी में थोड़ा सा सरल प्रश्न देता है, तो चूँकि लोक सेवा आयोग की परीक्षा है तो कठिनता का स्तर उसमें ज़्यादा रहता है, लेकिन प्रश्नों का एक स्वरूप कह सकते हैं, एक प्रकृति ये भी रहती है। ऐसा नहीं कि सब कठिन प्रश्न ही रहते हैं। तो अभी आप इसको पढ़ते रहिएगा, फिर जो है थ्योरी के रूप में उसमें पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन चर्चाएं जो प्रश्न रहेगा प्रकृति तो यही रहेगी लगभग। तो इसमें पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। समान रूप से जो है GIC प्रवक्ता और UPTT के लिए उपयोगी है, क्योंकि तैयारी उसकी भी करते हैं TT वाले भी, और लेक्चरर का तैयारी दोनों कैंडिडेट लगभग वही होते हैं। तो तैयारी इसमें भी करते रहिए अगर आप करना चाहें तो, जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट हो तो पढ़ते रहिए। तो आइए देखते हैं, हमारा जो है जीरो टू हीरो का सीरीज 3 है, प्रश्नों की सीरीज 3। इसके पहले जो है 2 सीरीज का वीडियो जो है हमने देख लिया है। तो अगर जैसे तीसरा वीडियो है तो दोनों जो जीरो टू हीरो क्वेश्चन सीरीज के लिंक हैं उसको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए, तो आप जाकर उसको जो है देख सकते हैं और देखिएगा जरूर। कारण है उसमें भी बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, और जो है पर्यावरण का जो पेपर UPTT का होगा, GIC का होगा, लेक्चरर का, वो बहुत उपयोगी है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक अच्छा तो मान लीजिए चल ही रही है, तो इसमें हम एक एक करके जो है प्रश्नों को देखते हैं, हल करते हैं। देखिए सीरीज इसलिए शुरू किया गया ताकि हम प्रश्नों को, कल बता ही चुका हूँ कि निर्णय लेने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, प्रश्न जब तक हम हल नहीं करेंगे हम सही नहीं कर पाएंगे केवल थ्योरी पढ़ के। तो थ्योरी तो आपको मेन पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन प्रश्न पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आइए हम प्रश्न जो है एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? विश्व में प्राकृतिक छेड़छाड़ के कारण सर्वाधिक आपदाओं का शिकार देश कौन है? प्राकृतिक छेड़छाड़ मतलब प्रकृति से छेड़छाड़ होगा। प्रकृति से छेड़छाड़ कैसे होगा? जैसे बांध बना लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा को एक जगह रोका जाए, तो क्या होगा? उससे पानी एक जगह रुकेगा तो प्लेटों पे, जैसे पृथ्वी पे प्लेटों के द्वारा अंदर बनी है ना, अंदर बहुत प्लेटें हैं, तो प्लेटों पे क्या होगा? पानी का दबाव पड़ेगा। जब तब दबाव पड़ेगा तो भूकंप आने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। इसी तरीके से पानी रुक जाएगा बड़े बड़े डैम बनकर, तो अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, कहीं बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, वृक्षों को नुकसान पहुंचा देते हैं, उससे जो है पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो तमाम जो है प्राकृतिक छेड़छाड़ के कारण है। जो सर्वाधिक आपदा सबसे जो कहाँ आ रहा है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा जापान में। जापान में क्या है? प्राकृतिक छेड़छाड़ के कारण सर्वाधिक, चूंकि पूरे द्वीपों को समुद्र के अंदर से कहीं कहीं ट्रेन चला दिया जा रहा है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, तो उसके माध्यम से जो है बहुत ज्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ करने वाला देश हो गया, और आपदाएं इसलिए यहाँ ज्यादा। भूकंप तो जापान की एक बहुत सामान्य घटना हो गई है, तो इस कारण से यहाँ जो है प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व का पहला प्रदूषण मुक्त शहर बसाया जा रहा है। प्रदूषण मुक्त शहर बसाया जा रहा है। प्रश्न में जैसे मान लीजिए एक बार फिर पढ़िए, विश्व का पहला प्रदूषण मुक्त शहर कहे या जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर, जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला शहर कहाँ बसाया जा रहा है? प्रश्न ऐसे पूछेगा, जीरो कार्बन उत्सर्जन पूछ ले या जो है विश्व का प्रदूषण मुक्त शहर, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? मसदर। क्या हो जाएगा? मसदर शहर UAE संयुक्त अरब अमीरात में बसाया जा रहा है ये शहर। जीरो उत्सर्जन कहे या प्रदूषण मुक्त शहर कहाँ बसाया जा रहा है? तो मसदर में। UAE का एक बहुत सिटी है जो डेवलप किया जा रहा है अभी नई तकनीक से, तो वहाँ जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला सिटी बसाया जा रहा है।
तीसरा प्रश्न आता है भारत का पहला जैविक राज्य। भारत का पहला जैविक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का पहला जैविक राज्य जो है सिक्किम है। 2016 में बना, हालांकि 2016 में घोषित जरूर हुआ है, लेकिन जो है इसको बनाने के लिए प्रयास वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग द्वारा 2003 से ही किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि अब जो है कोई पूरा केमिकल, कीटनाशक दवाएं, खाद, रासायनिक खादें छोड़ेंगे, इसको छोड़ने में टाइम लगेगा, तब जाके आप जैविक राज्य के रूप में किसी एरिया को विकसित कर सकते हैं। तो जैविक राज्य जो है सिक्किम है, इसको डेवलप करने के लिए बताया 2003 से ही प्रोग्राम चल रहा था। तो जैविक ये ऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशकों मतलब केमिकल वाली जितनी चीजें हैं उनका लगभग इस्तेमाल शून्य की ओर चला जाता है, बहुत कम किया जाता है, या मान के चलिए किया ही नहीं जाता। उसी को क्या कहा जाता है? जैविक कृषि। इसमें खेती किससे होगी? जब खाद का इस्तेमाल, रासायनिक खादों, कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो जैसे गोबर है, कंपोस्ट खाद, वनस्पति, सड़ी गली वनस्पतियों, इसके माध्यम से खाद तैयार कर खेती की जाएगी। इसका खेती का जो कृषि उत्पाद प्राप्त होगा, मानव स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में हरित क्रांति का जनक, ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अगर हम हरित क्रांति शब्द की बात करें तो इसको सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड ने इस शब्द को पहली बार दिया था, हरित क्रांति का प्रयोग किया था। लेकिन जो है हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। विलियम गॉड ने शब्द का प्रयोग किया, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। लेकिन चूंकि प्रश्न भारत में हरित क्रांति का पूछ रहा है, तो इसमें जो है एम.एस. स्वामीनाथन। अब देखिए हरित क्रांति पे हम यहाँ पूरी चर्चा कर लेंगे, ताकि हरित क्रांति से जो प्रश्न है हमसे छूटे ना। पूछ भले लिया है भारत में हरित क्रांति का जनक क्यों, लेकिन हम इसमें चर्चा पूरी कर ले रहे हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति का पिता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, क्योंकि उन्नतशील बीजों की मदद से इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा उत्पादन करने वाले फसलों की खोज की, विशेष रूप से गेहूं की फसल की। तो दुनिया में भूखमरी खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान स्वीकार किया जाता है, इसीलिए जो है इनको नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली यहाँ बात है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में तो नोबेल दिया नहीं जाता है, तो इनको नोबेल किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करता थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं कृषि दे किस क्षेत्र में नोबेल नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया था, तो शांति ने कृषि नहीं होगा बल्कि शांति होगा। तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है पिता हरित क्रांति के। ये शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में जो है रबी की फसल से। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रभाव हरित क्रांति का किस फसल पर पड़ा, तो रबी की फसल में, वो भी गेहूं पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। फिर चावल पर प्रभाव पड़ा, दालों पर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है। वो भी कुछ क्षेत्रों विशेष में जो है हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। अब इससे जो है हरित क्रांति से जो भी प्रश्न पूछा जाए, इतना तथ्य जानने के बाद ये जहां से प्रश्न पूछेगा वहां से जो है हम अवश्य कर लेंगे, क्योंकि हम पूरी बात इसके हरित क्रांति के बारे में हम यहाँ जान गए। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं बर्फ पर। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी, बर्फ पर अंडा कौन देगा, इस पक्षी के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें उत्तर होगा पेंगुइन। पेंगुइन क्या करते हैं? एक उड़ने में अक्षम होते हैं,
खास करके अंटार्कटिका जैसे बर्फीले स्थानों पे पाए जाते हैं, उड़ते नहीं हैं। इनका पूरा जीवन जो है कुछ मरुस्थली कुछ बर्फी आधा जिंदगी बर्फीले एरिया में गुजर जाता है और जो है आधा जो है महासागरों में गुजर जाता है। तो उड़ते नहीं हैं, बर्फ पर जो है अंडे देते हैं। तो पेंगुइन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूजीलैंड में कुछ कीवी कहा जाता है, उनके क्रिकेटर यहाँ आते होंगे तो कीवी, लेकिन उसकी विशेषता दूसरी है। अगला प्रश्न है डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? डीडीटी का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसको जो है डाइफिनाल ट्राइक्लोरोथेन होता है। अब इसका काम क्या होगा? इतना बड़ा नाम है डीडीटी का, इसका जो मुख्य कार्य होगा वो जैसे कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मच्छर अंडे देते थे पानी पे, तो उन्हीं मच्छरों के नियंत्रण को लेके जो है इसका इस्तेमाल डीडीटी का था। बाद में इसको क्या किया गया कि बैन लगा दिया गया, तमाम प्रकार इसका साइड इफेक्ट पड़ रहा था पानी पे। तो डीडीटी एक प्रकार का क्या है, कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जानते रहिए। अगला प्रश्न है मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंध कैसे है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, टीटी में प्रश्न पूछ चुका है, धनात्मक संबंध है। इनके बीच कैसा संबंध है? अगर प्रश्न पूछ ले मानव पर्यावरण में कैसा संबंध है, तो इनके बीच कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया है? अब अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पूछा क्या है। संविधान राष्ट्रगान पूछा है कि राष्ट्रगीत पूछा है? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। पता चला अब जो राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है। तो दोनों के रचनाकार अलग हैं। उसके राष्ट्रीय गीत जो है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, राष्ट्रगान की जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था इसको। अब गाया कब गया था? कांग्रेस के कृषि अधिवेशन में, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। रचना इसका कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनके बारे में एक चीज और जान लीजिए, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो है लिखा हुआ 2 राष्ट्रों में राष्ट्रगान चल रहा है। अमार सोनार बांग्ला है, बांग्ला, ये जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। कहाँ का? बांग्लादेश का। एकमात्र ऐसे लेखक, रचयिता, कवि जो भी कह लीजिए कि जिनकी रचना 2 देशों में राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जानते रहिए इसको भी। अगला प्रश्न आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो पुष्कर मेला जो है पुष्कर मेले के लिए प्रसिद्ध है, अजमेर में लगता है। एक भारत का एकमात्र जो है ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो भी कहाँ है? पुष्कर में स्थित है। ये भी जानते रहिए। अगला प्रश्न है गिर शेर राष्ट्रीय उद्यान। टीटी में 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो है जूनागढ़, गुजरात में है। इसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है एशियाई शेर बहुत जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन एशियाई शेरों के लिए जो है विशेष रूप से ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी शत्रु किसे कहते हैं? अब सामाजिक वानिकी का शत्रु किसे कहा जाता है? शत्रु का मतलब ऐसा कोई वृक्ष होगा जो समाज के लिए पहले उपयोगी रहा होगा, वो क्या हो गया है? दुश्मन हो गया समाज का। कोई ना कोई उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ रहा होगा समाज पे, इसलिए सामाजिक वानिकी का क्या कहा जा रहा है? शत्रु कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर जो होगा यूकेलिप्टस होगा। कारण क्यों इसको कहा जा रहा है यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी का दुश्मन? कारण है कि ये चूंकि ये पौधा हमारे यहाँ था नहीं, इसको विदेशों से लाया गया। कारण क्या था? जो दलदली स्थान थे वहाँ ये पौधे को लगे, इस पौधे को पानी की जरूरत ज़्यादा होती है,
जब पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसको कहाँ लगाया जाएगा, दलदली स्थानों पर लगाया जाएगा। लेकिन ला के जो है मैदानी क्षेत्रों में इसको लगाने लगे। इधर वर्षा की मात्रा कम होने लगी तो जलस्तर, पृथ्वी पे जलस्तर भी क्या हुआ, नीचे जाने लगा। तब क्या हुआ कि ये पानी जब ज़्यादा लेगा तो पानी जिस जगह लगाया जाएगा वहाँ पानी की मात्रा को और अवशोषित कर लेगा, तो जल की कमी जो है और होने लगेगी। पानी की समस्या वैसे भी चल रही है, तो इसी कारण जो है पानी के अधिक अवशोषण के कारण इसको क्या कहा दिया जाता है, सामाजिक वानिकी का शत्रु कह दिया जाता है। अगला आता है महत्वपूर्ण प्रश्न है झूम की खेती। झूम की खेती, अब झूम की खेती कहाँ की जाती, कैसे की जाती, थोड़ा सा इसके बारे में एक परिचय ले लेंगे। जैसे झूम की खेती होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, ज़्यादातर आदिवासी लोगों द्वारा की जाएगी खेती। तो किया कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ है, एक बार खेती करेंगे तो पूरा जला देंगे, जो पेड़ पौधे वहाँ के रहेंगे, जंगल साफ करके जला दिया जाएगा। फिर वहाँ खेती की जाएगी, 3-4 साल खेती की जाएगी, जब तक उस मिट्टी का उपजाऊपन रहेगा। जब उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा तो खेती वहाँ से दूसरी जगह होने लगी। इसीलिए इसको एक और नाम दे दिया जाता है शिफ्टेड एग्रीकल्चर या स्थानांतरित कृषि। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अब इसमें ऑप्शन में मेघालय रहेगा, सिक्किम रहेगा, अरुणाचल प्रदेश रहेगा, मिजोरम रहेगा, जो भी पहाड़ी स्टेट रहेगा वही क्या हो जाएगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा कि कहाँ इसकी खेती होती है, इसको जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये अवशोषण करते हैं। अब जैसे पेड़ पौधे हैं प्रदूषण को कम करते हैं, हमें जान रहे हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, ये भी जान रहे हैं। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, कैसे घटाएंगे अब, तो उसका एक कारण है प्रकाश। जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उनको जो है पानी चाहिए, जो जमीन से मिलता है, उनके जड़ों के माध्यम से मिट्टी में घुली नमी को ग्रहण करते हैं। सूर्य का प्रकाश चाहिए, जो सूर्य की किरणों से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो वातावरण में घुला जीवधारियों द्वारा छोड़ा गया है। तो इसका मतलब है अवशोषण किसका करेंगे, CO2 का करेंगे। CO2 का अवशोषण नहीं करेंगे तो कैसे चल पाएगा, भोजन भी नहीं बना पाएंगे। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये जैसे आजकल चल रहे हैं NGO ट्रस्ट, अर्थात गैर सरकारी संगठन है। पहली चीज पे जान लीजिए, कोई ये जैसे अभी पूछ लिया जाए 4 संगठन का नाम दे दिया जाएगा, UNEP दे दिया जाएगा, IUCN दे दिया जाएगा, ऐसे विकल्प दे दिया जाएगा कि कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था नहीं है। अगर ग्रीन पीस है तो उत्तर एकदम वही आंख मूंद के लगाना है, क्योंकि ग्रीन पीस जो है एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है, जो प्रश्न पूछा है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। कहाँ है, नीदरलैंड में है एम्स्टर्डम, यही इसका क्या है, मुख्यालय है। गैर सरकारी संगठन है। ऐसे जो है प्रश्नों को हमको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो मिशन 1, 2, 3 प्लस का है वो पूरा हो पाएगा। इसको जानते रहिए आप लोग। अब अगला प्रश्न आ जाता है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा हम जो है ज्यादा तथ्य समझ लेंगे, क्योंकि गंगा नदी महत्वपूर्ण नदी है भारत की। पहली चीज तो जानिए, गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी घोषित की जा चुकी है। कौन सी नदी, राष्ट्रीय नदी घोषित की जा चुकी है, राष्ट्रीय नदी घोषित है। पहला तथ्य इसको जानते रहिए। दूसरा है 1985 में क्या किया गया, गंगा एक्शन प्लान लाया गया, GAP, गंगा कार्य योजना जिसको कहते हैं, GAP, गंगा एक्शन प्रोग्राम। अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलेगी, 3900 मीटर ऊंचाई के हिमनद से। गोमुख हिमनद है। कौन सा हिमनद है, गोमुख। गोमुख या इस गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से ये क्या होगी, नदी निकलेगी। लेकिन यहाँ इसका नाम क्या रहेगा, गंगा नहीं रहेगा अभी इसका नाम जो है भागीरथी रहेगा। यहाँ से जब निकलेगी तो इसका नाम जो है भागीरथी रहेगा, गंगोत्री ग्लेशियर से।
अगला तथ्य है कि ये जो है जब देवप्रयाग में आएगी, देवप्रयाग में आएगी तो यही जो है अलकनंदा नदी से मिलेगी, अलकनंदा नदी से मिलेगी ये, और भागीरथी आगे से आ ही रही है, तो दोनों नदियां मिलके इसका निर्माण करेंगे। अब यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, गंगा पड़ जाएगा। एक तथ्य ये हुआ। अगला तथ्य है कि ये जो है भारत की सबसे लंबी है, 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई गंगा की है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह भारत के 5 राज्यों, कितने राज्यों, 5 राज्यों, कौन कौन राज्य हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से क्या होती है, नदी गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर जो है जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी, पश्चिम बंगाल के एक स्थान है फरक्का, यहाँ के बाद जो है कहाँ प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में। कहाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम यहाँ क्या हो जाएगा, पद्मा नाम हो जाएगा। पद्मा के बाद जब आगे नदी जाएगी यहीं आके ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र, जिसको जो है सांगपो नदी कहते हैं। कहाँ, तिब्बत में आके मिल जाएगी। फिर मेघना नदी से यहाँ से मिल के आगे धारा बढ़ते हुए कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये पूरा गंगा की कहानी है। इसको जानते रहिए। अगर एक प्रश्न कहीं से गंगा के बारे में पूछेगा तो कहीं से भी पूछेगा गंगा नदी के बारे में, तो आप जो है आराम से कर लेंगे। ऐसे पढ़ने में ज्यादा अच्छा रहता है। प्रश्न जो एक एक रहते हैं जिंदगी भर, यही गंगा अभी इतना प्रश्न बनाना हो तो 50 प्रश्न बनेगा। इससे अच्छा है हम एक जगह एक नदी के बारे में डिटेल पढ़ लें, लेकिन वो तरीका किसी को पसंद नहीं आता, सबको प्रश्न फॉर्मेट पे पढ़ना आता है। तो जैसे पढ़ने वाले वैसे पढ़ाने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है, कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहाँ है, दक्षिण अमेरिकी देश है, इक्वेडोर में, वहां स्थित है दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। कुछ ज्वालामुखी शांत होते हैं, कुछ सक्रिय होते हैं, कुछ मृत होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का पाया जाता है, इसको जानते रहिए। ये भी तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, अभी मैंने चर्चा की है कि सांगपो नदी किस नाम से जानी जाएगी भारत में, तो नदी होगी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाएगी। सांगपो की कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के चोमोंगयांग ग्लेशियर से निकलती है नदी। ये भी जानते रहिए। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, वायुमंडल का कौन सा स्तर है, अंग्रेजी में जिसको लेयर कहते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो पृथ्वी जैसे ऐसे लेयर बनी है, इधर क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, फिर ऊपर जाएंगे समताप मंडल हो गया, फिर ऊपर जाएंगे मध्य मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, फिर जो है ऊपर जाएंगे यहाँ जो है वायुमंडल हो गया। ऐसे मंडल करके 5 लेयरों में क्या मंडल बटा है। इसी में आगे ओजोन मंडल है। तो ये सब जो है मंडल जानते रहे। पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अगला है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये तो राजस्थान में है, ये सब जान रहे होंगे। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, घाटियों पे प्रश्न आ जाता है। राजाओं की घाटी, शांत घाटी, ये घाटी, तमाम प्रकार की घाटियों से। तो फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली जिले उत्तराखंड में स्थित है। कई किलोमीटर केवल फूल ही फूल हैं, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। शांत घाटी पूछ लिया जाए, शांत घाटी ये कहाँ है, ये जो है केरल में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में, शांत घाटी केरल में। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या, शायद ही कोई न जानता हो इस प्रश्न को। तो 2 से 6 हड्डियां होगी। एक सामान्य मानव में, बच्चे में 300 होगी। 300 हड्डियां इसलिए होती हैं, बाद में बड़े होने पर यही हड्डियां आपस में जुड़ के 206 बचती हैं। इसको जानते रहिए। अगला उत्तर है, इसमें थोड़ा सा इसको ग्राफिक रूप से समझेंगे। इसमें भी तो अब वही बात आ गई कि एक ही जगह समझे तो ज्यादा ठीक है।
कर्क रेखा और मकर रेखा। जैसे एक कौन सी रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा, अर्थात पृथ्वी के जो मध्य में हो, एक कितने डिग्री पे, 0 पे है, इसी को भूमध्य रेखा कहिए, या जो है इक्वेटर कहिए, विषुवत रेखा कहिए, इसके कई नाम हैं। फिर इसी के समांतर 23.5 डिग्री पे ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। तो 23.5 डिग्री पे एक कौन सी रेखा खींची गई है, उत्तरी ध्रुव में, तो है कर्क रेखा। कौन से, कर्क रेखा। इसी तरीके से 23.5 डिग्री पे साउथ पोल में कौन सी रेखा खींची गई, ये कौन सी होगी, मकर। इसीलिए अगर प्रश्न मकर रेखा कितने डिग्री पे है तो 23.5 सही, यस, ये क्या है, साउथ दर्शा रहा है कि साउथ में है, साउथ पोल में, ये दक्षिणी ध्रुव जिसका संबोधन कर सकते हैं, वहां पे स्थित है दक्षिणी ध्रुव में। इसका क्या है, साउथ दक्षिणी ध्रुव। अब भारत क्या है, भारत के 7-8 राज्य जो है कर्क रेखा से को गुजरते हैं, उसकी चर्चा एक अलग जगह होगी। तो 23.5 इसलिए साउथ, इस तरीके का विकल्प टीटी में पूछा गया प्रश्न है 23.5, यस, ये साउथ ध्रुव दर्शाता है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसे अपने यहाँ है, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वैसे दुनिया के देशों को विवादों को निपटारा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आपसी सहमति से एक न्यायालय बनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसमें जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेग में, हेग, नीदरलैंड। अभी हमने एक संस्था को पढ़ा था, वो संस्था कौन थी, ग्रीन पीस। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, लेकिन दूसरे सिटी में है, वो नीदरलैंड में है। ये भी कहाँ है, नीदरलैंड में है। तो इसमें जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या होता है, कुल जजों की संख्या क्या होती है, 15 होती है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। कितना होता है, एक जज की नियुक्ति हो गई तो 9 वर्ष की होगी, 15 जज कुल होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बड़े वैज्ञानिक के बारे में प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसके कौन लेखक थे, डार्विन। बीगल नामक जहाज लेकर दुनिया का भ्रमण करने के बाद तमाम जीव जंतुओं के बारे में एक अच्छा निष्कर्ष, एक दुनिया को नई सोच देने वाले महान वैज्ञानिक डार्विन की पुस्तक नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। इतना प्रश्न हमने बताया। अगर हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो जीआईसी के प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, टीटी की तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण का क्लास समान रूप से उपयोगी है। जीएस की जो कक्षाएं हैं जीआईसी प्रवक्ता के अभ्यर्थियों के लिए, वो भी इस चैनल पर आएंगी। टीटी के लिए तो हमारा मिशन, एक जिद है कि 123 नंबर हमको क्या करना है, लाना ही है। रणनीति हमारी रहेगी, पढ़ाई आपकी रहेगी, मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, पठन पाठन करते रहिए। आपके हिस्से की मेहनत कोई नहीं करेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। बाकी जो है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।